जॉब छोड़ के स्टार्टअप को करना, इसके पीछे रीजन क्या था? आई एम नॉट मेड फॉर दैट। जब लोग हेल्दी फूड की बात करते हैं, एक धारणा जो मन में है ना, वो ये है टेस्टी नहीं होगा। रसगुल्ला में कल्प्रिट सिर्फ चीनी है। नेशनली या इंटरनेशनली कोई कंपटीशन है, कोई कंपनी है ऐसा करती है? इंडिया में क्या है, नो एडेड शुगर के नाम पे बहुत कुछ बिकता है। आप एक काम करिए, चीनी को रिप्लेस करिए जैगरी से, गुड़ से, और उसको बोल दीजिए नो एडेड शुगर, और बोल दीजिए ये हेल्दी लड्डू है। कि आप कह रहे थे कि ड्यू डिलिजेंस में काफ़ी इशू आए आपको, तो उस इशू के बारे में बता सकते हैं? मैंने 70 VCs को पिच किया है, तो मैंने 70 बार ना सुनी है और फिर हाँ सुनी। मैं स्टार्टअप को हमेशा बोलता हूँ कि भाई तुम 5 लोगों को जब तक खुश नहीं रख सकते ना, तब तक तुम्हारा बिजनेस वो कुछ होना जाना नहीं है। एक तो आपका एम्प्लॉय हो गया, एक आपका वेंडर हो गया, एक आपका कस्टमर हो गया। ये तीनों तो सबको समझ में आता है, लेकिन 2 और हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किससे कामयाबी के एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट हेमंत गुप्ता। इस सीरीज में दोस्तों हम हमेशा आपको उन शख्सियतों से मिलवाते हैं जिन्होंने स्टार्टअप इकोसिस्टम में कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिससे आप भी प्रेरणा लेकर अपने स्टार्टअप को आगे बढ़ा सकते हैं। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे ही एंटरप्रेन्योर जिन्होंने अपनी हाई प्रोफाइल जॉब को और लग्जरी लाइफस्टाइल को पीछे छोड़कर भारत की सबसे बड़ी हेल्थ समस्या डायबिटिक और अनहेल्दी फूड हैबिट्स को सॉल्व करने का मिशन चुना। मिलिए प्रविंदर जी से, फाउंडर ऑफ हेल्दी मिठाई कंपनी। फ्लिपकार्ट में 2.5 लाख की मासिक सैलरी वाली जॉब छोड़कर प्रविंदर जी ने ये कंपनी तब शुरू की जब उन्होंने खुद अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल जर्नी में महसूस किया कि भारत में लोग लाइफस्टाइल चेंज तो करना चाहते हैं, पर हेल्दी और वो भी टेस्टी फूड की कमी उन्हें रोक देती है। और वहीं से जन्म हुआ हेल्दी मिठाई कंपनी का, जिसका मकसद है हर घर तक हेल्दी मिठाई पहुंचाना और भारत को डायबिटिक कैपिटल से हेल्दी कैपिटल बनाने की दिशा में काम करना। इस एपिसोड में आप और हम जानेंगे कैसे एक मीडियोकर परिवार से निकलकर प्रविंदर जी ने नेस्ले, अमेजन, ओयो और फ्लिपकार्ट जैसी दिग्गज कंपनियों में काम किया और फिर सब कुछ छोड़कर खुद का स्टार्टअप शुरू किया। कैसे हेल्दी मिठाई कंपनी ने रसगुल्ला से लेकर ब्राउनी तक को हेल्दी ट्विस्ट देकर गिल्ट फ्री बनाया। कैसे एक सोशल प्रॉब्लम को हल करना भी एक बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की बातचीत प्रविंदर जी के साथ। तो प्रविंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस पॉडकास्ट सेशन में। आप अपनी जो बैकग्राउंड है उसके बारे में बताएं। मेरा जन्म लुधियाना शहर में हुआ, वहीं पे स्कूलिंग हुई। शुरू से ब्राइट स्टूडेंट था, अबव एवरेज, लेकिन कुछ अलग से करने की जो चाह रहती है वो बचपन से थी, तो कुछ हटके करने का शौक़ था पढ़ाई के साथ साथ। जो घर का एनवायरनमेंट था वो एक मिडिल क्लास मध्यवर्गीय जो एक सेटअप रहता है वैसा था। एक हीरो एज ए इंस्पिरेशन मेरे फादर रहे हैं। 2-3 चीज़ें जो मैंने उनसे सीखी और उन्होंने मुझे कभी रोका भी नहीं उस चीज़ के लिए। पहला, बड़े सपने देखना, तो वो हमेशा बड़ा एस्पायर करते थे। मल्टीपल टाइम्स ही फेल्ड, बहुत बार फेल हुए हैं, बहुत बार बिजनेसेस चालू किए, नुकसान खाया, फिर से चालू किया, लेकिन हार नहीं मानी। आज ही 65, फिर भी बिजनेस कर रहे हैं, आज भी हारते हैं, आज भी जीतते हैं, लेकिन वो जो मेरे अंदर जो वो परसिस्टेंस, परसिवरेंस, हार्डवर्क, फोकस जो है वो बचपन से ही इनकलकेट हो गया था घर में। तो 2010-11 में आई ग्रेजुएटेड, बीटेक मैंने किया। ये जो मेरा पूरा जर्नी रहा है ना, इसमें मेरे 3-4 फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग बने। ओके। एक, हार्डवर्क। आपको परसिस्टेंटली रोज़ डे इन डे आउट अगर सेम काम करना है, और स्टार्टअप के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज एन एंटरप्रेन्योर आप डेली पास होते हो, फेल होते हो, पास होते हो, फेल होते हो, बट आप रोज़मर्रा वही काम करते हो, दोबारा 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 दोबारा, राइट। तो उसके लिए परसिवरेंस और डिसिप्लिन और डेडिकेशन लेके आना, ये मेरी जो पूरी जर्नी रही, उस दौरान मैंने ये अपने अंदर एक डेवलप किया। दूसरा, जो हम जब पढ़ाई करते हैं ना, हम इतना किताबी कीड़े बन जाते हैं, हम अपनी पर्सनैलिटी पे फोकस नहीं करते। तो हमारी आजकल के जो छात्र हैं वो तो काफ़ी कॉन्फिडेंट हो गए हैं आजकल, तो फिर भी बहुत स्रोत हैं, यूट्यूब, गूगल, चैट जीपीटी, ये वो, लेकिन स्पोकन इंग्लिश या कम्युनिकेशन एज अ फंडामेंटल, राइट, लोग उस पर फोकस नहीं करते। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग है,
आपका कॉन्फिडेंस हज़ारों गुना बढ़ जाता है। अपने 2 कंपनी लीगेसी कंपनियों में काम किया, नेस्ले और अमेजोन। उसके बाद उन्होंने स्टार्टअप कंपनियों में काम किया, ओयो एंड फ्लिपकार्ट। जी। लेकिन जो आप अभी अपना जो स्टार्टअप कर रहे हैं, जिसको लगभग मेरे हिसाब से शायद 5 साल हो चुके हैं, जॉब छोड़ के स्टार्टअप को करना, ये कैसे माइंड में आया, कब कैसे तैयारी शुरू करी, इसके पीछे रीज़न क्या था? ये स्ट्रक्चर्ड जॉब के लिए तो समझ में आ गया था बहुत जल्दी कि आई एम नॉट मेड फॉर दैट। ओयो के दिनों में आई यूज टू थिंक ऑफ के कैसे, कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉल्व करना अभी सिस्टम में बाकी है। ठीक है। तो काफ़ी आइडियाज़ पे आई यूज टू थिंक अराउंड इट, स्केलेबिलिटी और इस सब पे हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता था, बट कुछ ठोस मिल नहीं रहा था विच वॉज वेरी इम्पैक्टफुल और स्केलेबल। 2020 में मैं आई यूज टू वे अलॉट, मैं 92 kgs का था। वेट लॉस शुरू किया 2020 जनवरी में, फिर कोविड लग गया, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, घर में ही बैठ के मैंने कुछ 17 किलो वज़न लूज़ किया। उस समय एक प्रॉब्लम समझ में आई, जब लोग हेल्दी फूड की बात करते हैं, एक धारणा जो मन में है ना, वो ये है टेस्टी नहीं होगा, या जो हेल्दी बोल रहा है वो एक्चुअल में हेल्दी नहीं है। एज समवन हु इज इनटू हेल्थ कॉन्शियस जर्नी, राइट, मेरे को ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जिसमें वैल्यू ऐड क्या हो, कैलोरी रिडक्शन हो रहा हो, मुझे टेस्ट भी मिले, मेरे को स्वाद भी मिले, वो हेल्दी भी हो और कैलोरी रिडक्शन भी हो। तो इसको लेके एक ट्रिगर आया कि यार ये एक प्रॉब्लम है जो स्केलेबल भी है। क्यों बोल रहा हूँ स्केलेबल है? क्योंकि कुछ डेटा फैक्ट्स देखे मैंने। एक डेटा देखा कि 73% ऑफ अर्बन इंडिया डाइट क्विट कर देते हैं। तो ये एक चीज़ समझ में आई कि यार ये एक जो ऑडियंस है, टारगेट ऑडियंस है, इसके पास ऑप्शंस नहीं। अच्छा। तो मैंने थोड़ा और रिसर्च करना शुरू किया। एक दिन ऐसे रसगुल्ला को लेके घर पे रसगुल्ला आया था, तो उस पर डिस्कशन चल रहा था, तो देखा कि यार रसगुल्ला में कल्प्रिट सिर्फ चीनी है। सही बात है। रसगुल्ला बनता है छेने से, जो कि है पनीर, बिल्कुल, और वो होता है हाई प्रोटीन। तो अगर किसी तरीके से उस चीनी का कोई रिप्लेसमेंट मिल जाए, तो ये तो साहब एक हेल्दी मील बन जाएगी अपने आप में। जो प्रोटीन को लेके हम इतना हल्ला मचाते हैं, यार प्रोटीन नहीं मिलता है हमारी बॉडी में, जो वेजिटेरियन है, क्योंकि हमारे जो सोसाइटी है उसमें वेजिटेरियन लोग ज़्यादा हैं, उनका प्रोटीन कंटेंट पूरा ही नहीं होता है। तो वहाँ से ये आइडिया हुआ कि इस पे काम करना। तो इट वाज 2020 नवंबर दिसंबर जब ये आइडिया पे और आगे रिसर्च करनी शुरू की। मैंने एक हाई पेइंग जॉब को 2022 में छोड़ा। तब तक हम हेल्दी मिठाई कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर चुके थे, पायलट कर चुके थे, 7000 कस्टमर को एज अ पायलट रीच आउट कर चुके थे, प्रोडक्ट मार्केट फिट मुझे समझ में आ गया था। तो मैंने 2022 में हेल्दी मिठाई कंपनी को फुल फ्लेजेड ज्वाइन करने का सोचा। फूड को लेकर जैसे आपने बताया कि हम लोग बहुत रिजिड हैं, करेक्ट, और पता हमें है नहीं कि हमें क्या खाना है, तो ऐसे मार्केट में अपने इस आइडिया को साबित करने के लिए आपको मतलब चैलेंजेस नहीं लगे उस तरीके से? देखिए चैलेंजिंग है, मैं यहाँ पे बैठ के कहूँ कि ये चैलेंजिंग नहीं होगा, चैलेंजिंग है। मैंने जैसे बोला कि हमारा मिशन का पार्ट अवेयरनेस क्रिएट करना भी है। जो FMCG प्रोडक्ट्स रहते हैं, राइट, जो फूड प्रोडक्ट, सिर्फ फूड प्रोडक्ट, FMCG एज अ होल, राइट, ये टाइम टेकिंग है। इट्स नॉट अ टेक कंपनी। वो सी कर्व एक साथ नहीं आएगा। इट विल टेक टाइम, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। इसीलिए मैंने बोला परसिवरेंस और पेशेंस का गेम नहीं। हम पिछले 3 साल से अवेयरनेस भी क्रिएट कर रहे हैं और प्रोडक्ट भी बेच रहे हैं। ठीक है। तो प्रोडक्ट मार्केटिंग और ब्रांड मार्केटिंग साथ साथ हो, ओके, एक पैरेलल चल रहा है। ठीक है। टाइम टेकिंग है, इट विल टेक टाइम। हमारे साथ एडवांटेज क्या है ना हेमंत जी, मुझे किसी को ये नहीं बताना रसगुल्ला क्या होता है। देखो मैगी को ना ये बताना था कि मैगी क्या है, नूडल्स क्या है। क्यों हम लोग नूडल नहीं खाते, हम तो चावल खाते थे। हाँ, सही बात है, सही बात है। तो मेरे लिए वो चैलेंज नहीं है, मुझे किसी को ये बताना नहीं पड़ता कि रसगुल्ला क्या है, उसको पता है रसगुल्ला क्या है। बिल्कुल बिल्कुल बात सही। सिर्फ आगे मुझे शुगर फ्री लिखना है और ये कन्विंस करना है उसको कि तू पहली बार खरीद ले, मुझे टेस्ट कर ले, उसके बाद में अगर मैं तेरे को अच्छा लगा तो तू मेरे को रिपीट ऑर्डर देगा। ठीक है। तो हमेशा से दिमाग में ये था, प्रोडक्ट पे काम करते हैं, प्रोडक्ट के टेस्ट पे काम करते हैं और कंटेंट पे काम करते हैं। अगर मैं राइट कंज्यूमर, हमारा आज के टाइम पे 65% हेल्दी मिठाई कंपनी का कंज्यूमर डायबिटिक है।
ओके जो वैलिडेट करता है मेरे फैक्ट को कि जिस कंज्यूमर को मैं रीच आउट करना चाह रहा था एज अ कंपनी, वो हम रीच आउट कर पाए। ठीक है। ठीक है, 35% हेल्थ कॉन्शियस है, तो वो 100% में दोनों कैटेगरी, जो 10 करोड़ 7.5 करोड़ लोग जो डायबिटिक हैं और 13-14 करोड़ जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, वो खरीद रहे हैं हमसे। बिल्कुल। ठीक है। जो दूसरा वैलिडेशन था मेरे लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट था, वो था रिपीट ऑर्डर। शुरू से मेरे लिए ये इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि हम लोग हमेशा, हमारा जो एक 3 प्रिंसिपल है, हम जब प्रोडक्ट डेवलप करते हैं हेल्दी मिठाई में। ओके। पहला प्रिंसिपल ये है कि चीनी नहीं ऐड करेंगे, लेकिन चीनी का जो रिप्लेसमेंट है वो लो जीआई और 0 कैलोरी रहेगा। ओके। तो टेस्ट रिटेंशन वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शुरू से। या मेरे लिए तो वही था भाई कि मेरे को तो वो टेस्ट वही चाहिए, मैं तो टेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। तो उस वक्त आपके माइंड में कुछ कंपटीशन जैसा शब्द आया था कि इस चीज़ को आप जो करने जा रहे हो उसमें नेशनली या इंटरनेशनली कोई कंपटीशन है, कोई कंपनी है ऐसा करती है, ऐसा कुछ आपने रिसर्च किया था? कंपटीशन मिठाई में नहीं था। ओके। ये हमने रिसर्च किया। ठीक है। प्रॉब्लम इंडिया में क्या है, नो एडेड शुगर के नाम पे बहुत कुछ बिकता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। आप अपने प्रोडक्ट, आप एक काम करिए, चीनी को रिप्लेस करिए जैगरी से, गुड़ से, और उसको बोल दीजिए नो एडेड शुगर, और बोल दीजिए ये हेल्दी लड्डू है। आप आज, मैं आपके श्रोताओं को भी बोलता हूँ, आप जाओ किसी भी लोकल हलवाई के यहाँ पे, उसको बोलो मुझे शुगर फ्री मिठाई दे दे, वो आपको सबसे पहले खजूर पाक देगा। ठीक है। ठीक है। हाँ। ये हमारे लिए एक इंटरनल कंपटीशन था। वो जो प्रोडक्ट है, हाँ। चाहे वो गुड़ से बनी हुई मिठाई है, चाहे वो खजूर से बनी हुई मिठाई है, चाहे वो अंजीर से बनी हुई मिठाई है, ये सब हाई कैलोरी हाई जीआई मिठाई है। ये डायबिटिक के लिए सेफ नहीं है। अच्छा। अगर आप किसी स्पेसिफिक डाइट में हैं, अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं, कैलोरी कॉन्शियस हैं, तो ये सब हाई कैलोरी मिठाई। ठीक है। तो शुरुआत से हमारा जो कंपटीशन था वो एक्चुअली ये लोग थे। ओके। जो कि एक्चुअल में शुगर फ्री नहीं है, एक्चुअल में हेल्दी नहीं है, बट ये लोग अपने आप को हेल्दी करके बेच रहे हैं। ये मिठाई में इतनी रिसर्च करना, ये फिर कैसे हो पाया? किसी से सपोर्ट लिया, कोई को फाउंडर या कोई ऐसा बंदा मिल गया जिससे आपने ये सब चीज़ें समझी, या ये सब इंटरनेट और चैट जीपीटी की देन है? नहीं 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 नहीं, इंटरनेट चैट जीपीटी क्योंकि उस वक्त तो इतना इवॉल्व नहीं हुआ था और इतना प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिलता। हाँ, टू बी बिल्कुल ऑनेस्ट, वही कह रहा हूँ ना। फूड में आप घुसते हो ना, हाँ। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। जो मिठाई, आज मैं आपके श्रोताओं के पास से आया हूँ, मैं स्टीविया के बारे में ज्ञान दूंगा। लोग बाहर से स्टीविया सोचेंगे मैं तो घर में बना लूँगा। अच्छा। ठीक है, कि स्टीविया तो कहीं से भी मिल जाता है, पौधा है, उसका पाउडर भी मिल जाता है, चलो मैं घर पे बना लेता हूँ। लेकिन स्टीविया टेक्सचर नहीं दे पाता है। हाँ। तो स्टीविया के साथ पॉलियोल यूज़ करते हैं हम, एरिथ्रोट्रॉल वगैरह। कितनी क्वांटिटी में यूज़ करना है, क्या है, ताकि मिठाई का जो टेक्सचर है वो रसगुल्ला रसगुल्ला जैसे दिखे, वो इतना हार्ड ना हो जाए, ठीक है, फट ना जाए, राइट। तो वो सब चीज़ें मैंने अपने को फाउंडर से सीखी, दीपक जैन। ओके। उन्होंने पहले रिसर्च करी थी, मैंने उनकी कंपनी को अक्वायर किया 2023 में। ओके। द्रव स्टीविया नाम की कंपनी थी, हमने उनको अक्वायर किया था। ओके। उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया हुआ था इसको लेके। ओके। तो रिसर्च उनकी थी। ओके। उसके बाद प्रोडक्ट डेवलपमेंट में मी एंड हिम हैव बीन कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग। मैं बोलूँ कि हम इवॉल्व नहीं किए हैं तो ये गलत होगा। हम जिन SKUs के साथ हमने लॉन्च किया था, आज हम इवॉल्व हो के हम मल्टीपल SKUs मल्टीपल कैटेगरी में घुस चुके हैं। सिर्फ मिठाई नहीं कर रहे हम, अगले महीने कन्फेक्शनरी में घुस रहे हैं, हम लोग ब्राउनी लॉन्च कर रहे हैं। तो इवॉल्व हुए हैं, बट एज अ को फाउंडर दीपक हैज़ बीन लाइक अ नेक्स्ट पिलर टू मी। वो हमेशा खड़े हैं अप्स एंड लोज में, राइट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, स्केलिंग अप, SOP फॉर्मेशन, सो एंड सो फोर्थ। फंडिंग जर्नी के बारे में समझना चाहूँगा आपकी, कि अभी तक कितनी फंडिंग ले चुके हैं, क्या क्या एफर्ट लगा चुके हैं, कितना आसान रहा, कितना मुश्किल रहा ये सफ़र आपके लिए फंडिंग लेना, और आगे भी फंडिंग अगर लेने की एक्सपेक्टेशन है तो क्या क्या तैयारियां चल रही हैं अभी? देखिए क्या होता है, हम ना न्यूज़ में पढ़ते हैं कि इसने इतना पैसा उठाया, ये स्टार्टअप ने इतना पैसा उठाया, और एक इंस्पिरेशन आ जाता है, अरे यार ये तो बहुत आसान है, एक बिज़नेस आइडिया लेता हूँ, पिच डेक बनाता हूँ, और VCs को आजकल काफ़ी इन्फॉर्मेशन चैट GPT और गूगल पे अवेलेबल हो गया कि ये फला VC है, उसको ईमेल कर देते हैं, राइट। इतना ईजी नहीं है। इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट जर्नी। इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ परसिवरेंस,
मैंने अपने पिछले 3 साल में बहुत हार्डशिप देखी है फंडिंग रेज करने को लेके। जितना मर्जी अच्छा आइडिया हो, आपका पीएमएफ हो, इकोसिस्टम आपको सपोर्ट करता है, लेकिन उसको पहुंचने के लिए आपको बहुत एफर्ट करना पड़ता है। आई थिंक जब लोग हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, मैं उनको यही बोलता हूँ, सबसे पहले आप मेंटोर चुनिए। इस इकोसिस्टम में मेंटोर चुनना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। वी वर वेरी लकी, हमें बहुत अर्ली ऑन अर्जुन वैद्य, जो डॉक्टर वैद्य के एक सीईओ हैं, वर्ल इन्वेस्ट के सीईओ हैं, वो हमारे मेंटोर बने। ओके। उन्होंने हमको गाइड किया फंडिंग कैसे उठानी चाहिए, कब उठानी चाहिए, कितना से क्या होगा, राइट, कैसे स्केल करेंगे आप, कब एक ब्रांड रेडी होता है फंडिंग के लिए। तो वो जो सब चीज़ें हैं, वो एक अच्छा मेंटोर जो ऑलरेडी इस चीज़ को एग्जीक्यूट कर चुका है, राइट, वो फंड रेस कर चुका है, वो साइकिल देख चुका है, हार्डशिप का वो देख चुके हैं पूरा साइकिल को, राइट, पूरी जर्नी को। वैसा अगर आपको मेंटोर कोई मिलता है, सबसे पहले आप वैसे मेंटोर की तरफ जाइए। ओके। मैं हर किसी को एक ही चीज़ बोलता हूँ, आप फंडिंग रेस करने के लिए जा रहे हैं, पहले तो ये इवैल्यूएट करिए आपको फंडिंग कब चाहिए। तो ये मेंटोर चूज करना चाहिए इस इकोसिस्टम में, ये आपको कितने टाइम बाद पता चला? मुझे एक्चुअली, आई बी ऑनेस्ट, मैं बहुत लकी था, बहुत अर्ली ऑन, क्योंकि मैं एक इकोसिस्टम को जानता था। अच्छा। ठीक है, क्योंकि मैं जैसे बोला, मैं ओयो से आया, मेरा एक इकोसिस्टम था, मुझे वहाँ पे भी मेंटोर, मैंने अपना पहला पीपीटी अपने एक्स बॉस को भेजा था ओयो में, जब पहला पिच बनाया था। उनका नाम है कविकृत, वो सीजीओ थे ओयो के, और अभी वो एक टी फंड नाम का फंड है, उसके सीईओ हैं। तो मैंने उनको पिच भेजा था। तो आई वाज लकी कि मेरे पास एक इकोसिस्टम था जहाँ मैं मेंटोर को रीच आउट कर पाया, और उस इकोसिस्टम में मुझे अर्जुन वैद्य जैसे अच्छे मेंटोर मिल पाए। लेकिन आई थिंक आज के टाइम पे काफ़ी कोहर्ट्स चल रहे हैं फंडिंग इकोसिस्टम में, जहाँ पे अगर आपके अच्छे आइडिया हैं, काफ़ी एक्सेलरेटर प्रोग्राम भी हैं, जहाँ पे जो यंग जनरेशन है, कोई भी, मतलब आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट कि कोई एक पर्टिकुलर एज ग्रुप, बट कोई भी जो एक एस्पिरेशन लेके आया कि मुझे स्टार्टअप करना है, और वो हम्बल बैकग्राउंड से हैं, और पैसा नहीं है, और पैसा रेज करना है, तो केवल वीसी वर्ल्ड नहीं है, अब तो बैंकिंग भी स्टार्टअप इकोसिस्टम को बहुत प्रोत्साहन दे रही है। सीजीटी एसएमई है, और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं जहाँ पे बैंक से भी पैसा उठाया जा सकता है। बट अगर बैंक से पैसा नहीं मिल रहा है, तो बहुत सारे एक्सेलरेटर प्रोग्राम हैं जो आपको मेंटोरशिप देते हैं। पेड प्रोग्राम है, बट अच्छे प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे आपको मेंटोरशिप मिलती है। तो वो ले लेनी चाहिए सबसे पहले। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अगर फंडिंग जर्नी शुरू करनी है तो ये जरूरी है। बिल्कुल। तो आपको पहली फंडिंग कैसे मिली, और उसके लिए आपने क्या क्या तैयारी करी? पहली फंडिंग हमने अभी राउंड क्लोज किया है, बियॉन्ड सीड इंडिया, बियॉन्ड सीड सिंगापुर नाम का एक वीसी है। उनका सिंगापुर में भी आर्म है, इंडिया में भी आर्म है, दुबई में भी आर्म है, इज लेड बाय कुलदीप मेरानी। तो हमने अभी राउंड क्लोज किया है। बहुत एक्सटेंसिव ड्यू डिलिजेंस वाला राउंड होता है। जब आप एक ऑपरेशंस बैकग्राउंड से आते हो, आप एक बिजनेस फैमिली से नहीं आते हो, तो यूजुअली ये आइडिया नहीं रहता है कि एक्चुअली जब आप क्या क्या कंप्लाइंसेस इन्वॉल्व हैं एक स्टार्टअप को, ये आइडिया नहीं रहता है। इकोसिस्टम वैसा नहीं है जहाँ से आप अब आना शुरू हुआ है। आई थिंक आप वी वर डिस्कसिंग ऑफलाइन एज वेल, यू नो, आपने जो इकोसिस्टम खड़ा किया हुआ, बट एनी विच वेज वो अब आना शुरू हुआ है। हमारे 2 साल पहले 3 साल पहले वो इकोसिस्टम नहीं था। तो ये काफ़ी समय लगा ये क्रैक करने के लिए। मैंने कुछ 70 वीसीज को अपना आइडिया पिच किया था। 70 के बाद में यू नो आई सॉ, मेरे पास 3-4 टर्म शीट्स आई, जहाँ पे टर्म शीट आने के बाद भी वी लॉस्ट द टर्म शीट, एंड हम लोग यू नो अब बियॉन्ड सीट के साथ हम जुड़े। हमने पिछले साल ही एसएचए साइन किया। तो ये आपकी पहली फंडिंग थी? ये हमारी पहली फंडिंग थी। तो नॉर्मली बोला जाता है कि पहली फंडिंग वीसी से करने की बजाय एंजल इन्वेस्टर से करनी चाहिए, ऐसा वो कुछ हमने नहीं किया था। आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली राउंड छोटा सा किया था। अच्छा। वो जैसे मैंने बोला, अर्जुन आए, ऑन बोर्ड हुए, अर्जुन वैद्य के फ्रेंड्स एंड फैमिली से हमने किया। वही छोटा राउंड किया था हमने। और वो हमें 2-3 साल हमें काफ़ी अच्छी बैकिंग रही उनकी।
हम जो पहले अर्ली ऑन अवेयरनेस क्रिएशन में गया, जो इन्वेस्टमेंट गया वो वहीं से गया था। सी आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। मैंने तो जो अपनी जीवन की जमा पूंजी थी वो सब लगा दी स्टार्टिंग में, कंपनी फॉर्मेशन में, स्केलिंग अप में, सेटिंग अप में जो पैसा 30-40 लाख लगता है वो मैंने अपनी जमा पूंजी सारी लगा दी। उसके बाद का जो स्केल अप आया वो उन्हीं एंजल से आया। ओके आप कह रहे थे कि ड्यू डिलिजेंस में काफ़ी इशू आए आपको, तो उस इशू के बारे में बता सकते हैं आपको क्या चैलेंज आए और उन्हीं चैलेंजों से ये क्रैक किया जा सकता है कि स्टार्टअप शुरू करने से पहले या करने के बाद क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें ताकि ड्यू डिलिजेंस फटाफट क्लियर हो। जब आप बिजनेस चालू करते हो ना, और स्टार्टअप चालू करते हैं हम लोग जो कि बिजनेस फैमिली से नहीं आते हैं, आई डोंट नो बिजनेस फैमिली से भी आते होंगे, कंप्लायंसेस एज अ होल, राइट। और कंप्लायंस में बहुत कुछ आता है, चाहे वो GST हो, TDS हो, ROC कंप्लायंसेस हो, फूड रिलेटेड कंप्लायंसेस है, FSSAI गाइडलाइंस है, हैसअप गाइडलाइंस है, राइट। काफ़ी कुछ है इसमें। होता क्या है कि हम इतने टॉप लाइन और बॉटम लाइन को लेके ऑब्सेस्ड होते हैं और ग्रोथ को लेके ऑब्सेस्ड होते हैं, कोई ये जो नुआंसेस है ना, GST टाइम पे जाना, TDS टाइम पे भरना, टैन ले लेना टाइम से, राइट, GST सर्टिफिकेट टाइम पे आना, बिजनेस लॉन्च जब कर रहे हो ये ना हो कि आपने पहले लॉन्च कर दिया, GST बाद में अप्लाई कर रहे हो, FSSAI गाइडलाइंस जो हैं, FSSAI सर्टिफिकेशन लेके आना, उन गाइडलाइंस को देखना कि भाई क्या गाइडलाइंस हैं। उसके बाद में मेट्रोलॉजी की गाइडलाइंस है, तो जो पैकेजिंग मटेरियल रहता है उसकी अपनी एक मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है जिसका एक गाइडलाइन है वो। फिर आप जब फैक्ट्री एक्वायर करते हो, जैसे हमने 2023 में एक फैक्ट्री को एक्वायर किया था, तो फैक्ट्री जब एक्विजिशन होती है तो उसमें चेक करना चाहिए कि भाई फैक्ट्री लाइसेंस है कि नहीं, उसके पास पोल्यूशन था कि नहीं, ठीक है, वाटर लाइसेंस था कि नहीं, ठीक है, उसके बाद में फैक्ट्री लाइसेंस भी बड़ा एग्जॉस्टिव प्रोसेस है। तो ये सब जो नुआंसेस होते हैं ना, ये आपको कोई नहीं बताता है। अगर ये टिक मार्क है कि ROC के सारे कंप्लायंसेस टाइम से हो रखे हैं, अगर आपने इक्विटी उठाई है, आपने इक्विटी डाइल्यूट करी है, तो शेयर जिस दिन फंडिंग आई उसके कितने दिन में MGT 14 फाइल हुआ, ठीक है, पास 3 कब गया, पास 4 कब गया, अच्छा ये सब चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा। इसकी नॉलेज आपको खुद एज अ फाउंडर लेनी चाहिए कि मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ, अब हर बिजनेस का अलग अलग फंडामेंटल होगा। आई थिंक ROC का फंडामेंटल तो सबके लिए सेम होता होगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आप कौन सा बिजनेस कर रहे हो। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर स्टार्टअप के पास कोई ना कोई प्रोफेशनल तो होता ही है, CA हो, CS हो या जो भी है, लेकिन ये जो अगर फंडिंग राउंड लेनी है तो ऐसे में मतलब एक वैल्यूएशन प्रोफेशनल होता है, वो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल चेकलिस्ट के साथ क्लियर करवाता है, वैल्यूएशन भी करता है, ड्यू डिलिजेंस भी डेमो करता है एक तरीके से कि भाई हाँ सब कुछ ठीक है, अब जा सकते हैं आगे। तो ये जस्ट ऑडियंस की नॉलेज के लिए भी बता रहा हूँ और आपके लिए भी। करेक्ट, नहीं, आई एग्री। सो दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि ये जो सब नॉलेज है, राइट, ये आपका जो पार्टनर इकोसिस्टम है, राइट, जो आपका CA है, जो आपका CS है, आपका ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। टीम का पार्ट है ना। करेक्ट, वो आपकी टीम का पार्ट है। जितना हम फोकस ये करते हैं कि मैं एक अच्छी मार्केटिंग एजेंसी लेके जाऊं जो फेसबुक पे अच्छा चला ले, या जो वेबसाइट एजेंसी लेके आऊँ जो वेबसाइट अच्छा चला ले, आई थिंक उससे भी इम्पॉर्टेंट ये है आपका CA और CS ऐसा होना चाहिए जिसको समझ में आए कि जब नेक्स्ट फंडिंग राउंड होगा या ये फंडिंग लेने जाएंगे, एंड फंडिंग सिर्फ VC फंडिंग नहीं, बैंकिंग भी, आप जब जाएंगे तो आपकी बुक्स, आपका GST, आपका TDS, ये सब जो नुआंसेस हैं ये क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एस्पेक्ट एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फंडिंग के लिए। एक्चुअली मैं स्टार्टअप को हमेशा बोलता हूँ कि भाई तुम 5 लोगों को जब तक खुश नहीं रख सकते ना, तब तक तुम्हारा बिजनेस वो कुछ होना जाना नहीं है। मतलब एक तो आपका एम्प्लॉय हो गया, एक आपका वेंडर हो गया, एक आपका कस्टमर हो गया, ये तीनों तो सबको समझ में आता है, लेकिन 2 और हैं, एक इन्वेस्टर और एक गवर्नमेंट। करेक्ट, और बिना कंप्लायंसेस के इन दोनों को सेटिस्फाई रखना पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ हमेशा मैं कहता हूँ। तो ज़्यादातर स्टार्टअप्स कस्टमर के लिए तो सबको पता है, भाई माल लेना है कहीं से, वेंडर का भी खुश रखना उसको पता है, एम्प्लॉय से काम कराना है वो सब पता है, बट इन 2 को भूल जाते हैं। करेक्ट, आई एग्री। आई थिंक ये एज अ फाउंडर मैंने भी ये मिस्टेक करी है। मतलब मैं यहाँ पे बैठ के आज बोल सकता हूँ क्योंकि वो एक्सपीरियंस फ्रॉम द फेलियर आ गया है। जैसे आपने बोला कि 6-8 महीने लगते हैं, हमारी ड्यू डिलिजेंस को भी इतना ही टाइम लग गया।
वहाँ बैठ जब इतना टाइम लग रहा था, क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन भी आती है। अरे फ्रस्ट्रेशन ऐसी आती है ना, हम तो फंडिंग मिलने का मिल गया, फाइनल हो गया, अभी ओके मिलनी है, तभी से प्लानिंग शुरू हो जाती है Correct. कि भाई यहाँ इतना पैसा लगाना है, यहाँ इतना Correct, लगाना है, correct. अब वेट कर रहे हैं। करेक्ट। अच्छा, उस टाइम में एक्चुअली वो प्रोडक्टिविटी लॉस भी है। हाँ आप उस पैसे को प्रोडक्टिवली यूज़ कर सकते थे ग्रोथ में। हाँ। आपका ग्रोथ लॉस हो रहा है, राइट। तो इसमें फंडामेंटली मेरा मानना आपके सारे श्रोताओं को यही मैसेज है कि जो इन्वेस्टमेंट इन आगे स्टार्टअप में अभी भी हैं या आगे आने वाले हैं, प्लीज़ डे वन से अपने कंप्लायंस पे फोकस करिए। हम लोग आज भी स्ट्रगल करते हैं, हमने नो डाउट एक जर्नी देख ली है, हम उसको इवॉल्व कर लिए हैं, सॉल्व कर रहे हैं, राइट। बट कंप्लायंस एज अ इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जितना इम्पॉर्टेंट आपके लिए मार्केटिंग है, उतना ही इम्पॉर्टेंट आपके लिए कंप्लायंस होना चाहिए फ्रॉम डे वन। आप एंजल से वीसी पर पहुंच गए, लेकिन अभी अगर आपको कंपनी को और बड़ा करना है और आईपीओ तक लेके जाना है, तो उस केस में ये फंडिंग जर्नी कंटिन्यू रहेगी। तो अब आपको अगले राउंड की तैयारी के लिए क्या करना होगा, क्या तैयारियां आप कर रहे हैं, और अगर इन्वेस्टर ये कोई पॉडकास्ट देख रहा है तो उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो सबसे पहले तो जैसे आपने कहा, वो ग्रोथ की एक भूख है कि हमें ज़्यादा आगे बढ़ना है और उसके लिए अब मैसिव स्केल अप करना है। तो पहला पार्ट ये है कि हम अभी फंड रेज चालू कर दिया हमने। हम जो अब पैसा रेज़ कर रहे हैं वो सिर्फ ग्रोथ में जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने बोला पहले भी, R&D हम कंप्लीट कर चुके हैं। पेटेंट के लिए हम ऑलरेडी अप्लाइड कर चुके हैं, हमारा पेटेंट पब्लिश है, कुछ ग्रांट स्टेज में आने वाला है। 70% पैसा जाएगा ग्रोथ में। ग्रोथ दो पार्ट में होगी, एक होगी ऑनलाइन ग्रोथ, एक होगी ऑफलाइन ग्रोथ। ऑनलाइन ग्रोथ में होगा कस्टमर एक्विजिशन अपनी वेबसाइट के लिए, और उसके बाद होगा अवेयरनेस के लिए। जैसे मंदिरा जी आई हैं अब हमारे इकोसिस्टम में, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं। दूसरा होगा ऑफलाइन में। ऑफलाइन के भी दो पार्ट है, एक तो क्विक कॉमर्स है। क्विक कॉमर्स में हम अभी मुंबई में लॉन्च कर रहे हैं। हमारा आइडिया है कि हम अगले 4 से 8 महीने में कुछ 7 शहरों में लॉन्च करेंगे। हमने GT और MT में स्केल करना है। मॉडर्न ट्रेड हम अभी कुछ 30 स्टोर के आसपास हो गए हैं। आइडिया ये है कि अगले साल होते होते तक ये मॉडर्न ट्रेड हम कम से कम 200 स्टोर में हो, और जनरल ट्रेड हम कम से कम 400 से 500 स्टोर को टारगेट कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स के लिए 2-3 मैसेजेस हैं जो मैं आपके श्रोताओं के थ्रू भी पहुंचाना चाहूँगा, आपके माध्यम से यहाँ पहुंचाना चाहूँगा। पहला ये कि हम एक मिशन पे हैं। ठीक है। एक रियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में, कि इंडिया एक डायबिटिक कैपिटल है और उसके लिए हमने एक प्रोडक्ट डेवलप किया है। दूसरा, टीम जिसका वैलिडेशन जब बियॉन्ड सीड ने इन्वेस्ट किया, जब अर्जुन ने बैक किया, चाहे मेरा 15 साल का सप्लाई चेन का ऑपरेशन का 0 to 1, 1 to 10, 10 to 100 जर्नी अलग बार बार करने का एक्सपीरियंस हो, चाहे मेरे जो को फाउंडर है दीपक जैन, उनका वो एक CA हैं, उनका अपना एक एक्सपीरियंस है 20-25 साल का इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, स्केलिंग अप में, मल्टीपल कंपनीज को IPO तक लेके गए हैं। वो तो आप एक टीम को बैक कर रहे हैं। तीसरा, प्रोडक्ट। तो हम ट्रेडिशनल प्रोडक्ट को रीडिफाइन कर रहे हैं। मिठाई खो गई है, हर किसी को गिफ्ट में चॉकलेट देनी है, हम अपने ट्रेडिशन से दूर जा चुके हैं, तो हम वो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट को रीडिफाइन कर रहे हैं। समझ गया। तो आप ऐसे एक ब्रांड को, जो मेक इन इंडिया को ग्रो करना, आगे लेके जाना, आप वैसे एक ब्रांड को स्केल कर रहे हो, आप उस पर विश्वास पुट इन कर रहे हो, ट्रस्ट पुट इन कर रहे हो, जो मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को आगे स्केल कर रहा है। और हमारा एस्पिरेशन इसको ग्लोबल लेके जाना है, सिर्फ यहाँ तक सीमित रखना नहीं है। हम ऑलरेडी डिस्कशन में हैं सिंगापुर और दुबई में भी एक्सपोर्ट के लिए। एक बिजनेस IPO तक तभी पहुँचेगा जब वो एंट्री बैरियर क्रिएट कर लेगा। तो कंपटीशन आपको ख़त्म ना कर दे, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, एंट्री बैरियर तो बहुत ह्यूज है इसमें जो हमने क्रिएट किया। पहला, जैसे मैंने बताया कि स्टीविया के साथ मिठाई बनाना, वो टेक्सचर नहीं आता है।
तो मिठाई डेवलपमेंट इटसेल्फ इट्स अ ह्यूज कॉस्ट। जो मेरे को फाउंडर है दीपक, उनको 5 करोड़ रुपया लगा है ये डेवलप करने के लिए। तो बहुत कैपिटल चाहिए यहाँ तक पहुँचने के लिए। सर जो आप लीगेसी कंपनियां देख रहे हैं ना उनके लिए 5 करोड़ कुछ भी नहीं है। ये प्रोडक्ट को एंट्री बैरियर की बात कर रहा हूँ मैं। Correct. ये प्रोडक्ट को मैं इस पर डिसएग्री इसलिए करूँगा क्योंकि जो स्टीविया प्रीमिक्स हमने डेवलप किया है राइट, वो जो ट्रेडिशनल हलवाई वाला जो टेक्सचर है वो लेके आना आसान नहीं है। वो तो मैं मानता हूँ। वो बहुत बड़ा एंट्री बैरियर है। ठीक है। वो लेगेसी कंपनीज स्टीविया में ट्राई कर चुकी हैं, वो नहीं सक्सेसफुल हो पाई। आई डोंट वांट टू नेम अ ब्रांड राइट नाउ। बहुत लेगेसी कंपनीज ने ये ट्राई किया है, नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो हेड ऑन हम कंपटीशन करते हैं। दूसरा है हम प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं करते। ठीक है। हम कोई पाम ऑयल नहीं ऐड कर रहे। ठीक है। हम देसी घी से प्रोडक्ट बनाते हैं। प्रिजर्वेटिव को रिप्लेस किया है हमने एक एमएपी पैकेजिंग। एमएपी एक स्टेट ऑफ आर्ट मशीनरी रहती है, इटालियन बेस्ड कंपनी है जो ये मशीन बनाती है। हमने उसमें इन्वेस्ट किया, जैसे मैं बोला स्टार्टिंग में हमने 40-50 लाख रुपए का उसमें इन्वेस्टमेंट किया था। वो इन्वेस्टमेंट इसीलिए था कि हम प्रिजर्वेटिव यूज़ नहीं करेंगे। तो हमारी जितनी मिठाइयाँ बनती हैं उसमें नेचुरल प्रिजर्वेटिव रहता है, जैसे सिट्रिक एसिड है जो हम नींबू में रहता है, विनेगर है, ये प्रिजर्वेटिव हम यूज़ करते हैं जो नेचुरल प्रिजर्वेटिव है, लेकिन कोई केमिकल नहीं यूज़ होता है। ठीक है। तो ये दूसरा है। तीसरा है हम लोग जिस तरीके से प्रोडक्शन करते हैं, तो जो ऑनलाइन के ऑर्डर रहते हैं वो रात तक ऑर्डर पता चल गया क्या है, रात को प्रोडक्शन होता है, दिन में वो फ्रेश प्रोडक्ट आता है। डिस्पाइट द शेल्फ लाइफ हम लोग मेक श्योर करते हैं हम फ्रेश प्रोडक्ट ही आपको डिलीवर करें। ठीक है। और हमने इवन डिलीवरी पार्टनर ऐसे चूज़ किया जो नेक्स्ट डे डिलीवरी करते हैं। ओके। सो हम एयर ब्लू डार्ट से टाई अप किए हैं। द रीज़न वॉज इट इज़ एक्सपेंसिव, लेकिन हम अपने कस्टमर एक्सपीरियंस को यहाँ पे वी डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज देयर। क्योंकि क्विक कॉमर्स का ज़माना है, वहाँ अगर एक दिन में डिलीवरी हो रही है तो भी उनके लिए लेट ही है। तो वो क्विक कॉमर्स वाला हम सॉल्व कर रहे हैं। हम आ रहे हैं उन शहरों में, लेकिन ये हम कुछ एंट्री बैरियर, जैसे मैंने बोला कि पहले भी मैंने बताया कि जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं गुड़ नहीं है। इसके अलावा एक एंट्री बैरियर आपका पेटेंट भी है। करेक्ट। वो अभी 8 रेसिपी हम करा चुके हैं। ठीक है। अब अगली कुछ 8 और रेसिपीज़ हैं अलग अलग कैटेगरी। जैसे मैंने बोला कि हम अब कन्फेक्शनरी कैटेगरी में भी आ रहे हैं, केक लॉन्च कर रहे हैं, हम लोग बकलावा लॉन्च कर रहे हैं, तो हम लोग इनोवेटिव इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करेंगे। अब आप अपनी जर्नी में जो भी सीख चुके हैं उससे एक सबसे बड़ी सीख जो है वो अपकमिंग स्टार्टअप के लिए, आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट एक एंटरप्रेन्योर के लिए जो लर्निंग है वो है फेल होने से डरना नहीं है। तो परसिवरेंस जो एक ट्रेट है वो हर कोई बोलता है, लेकिन ये अडेप्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट है। जब हम 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार फेल होते हैं, हमें नो मिलता है, वहाँ पे हम लोग लूज़ कर देते हैं अपने मोमेंटम को, फोकस को हम क्विट कर देते हैं। तो फेलियर से डरना नहीं है। जैसे मैंने बोला मैंने 70 VCs को पिच किया है, तो मैंने 70 बार ना सुनी है और फिर हाँ सुना। ठीक है। अब जिस क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म में हम अब जा रहे हैं उसे मैं 2022 से ईमेल कर रहा था, और मैं हर महीने ईमेल करता था बिना ये सोचे कि वो रिप्लाई नहीं कर रहा है। मैं रेगुलरली वो मेल करता था। तो वो फेलियर से घबराना नहीं। मेरे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक एंटरप्रेन्योर के लिए लर्निंग है वो बाकी सब बाय प्रोडक्ट्स हैं, आ जाता है। ये इनर ट्रेट जो बोलते हैं नेवर से डाई एटीट्यूड, ये वी शुड हैव इट, ये कभी लूज़ नहीं करना। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, आपने अच्छे इंसाइट्स दिए अपनी जर्नी से। आई थिंक दोस्तों आपको भी समझ में आया होगा जर्नी सुनने के बाद, और आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। आशा करता हूँ आपको मेरा ये प्रयास ज़रूर काम आया होगा। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं किसी नई सक्सेस के साथ। तब तक खुश रहें।